नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख संविधान संशोधनों को लेकर। यह हमारा तीसरा पार्ट है संविधान संशोधनों के इस टॉपिक का। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आपको दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार और हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। पिछले 2 लेक्चर जो संविधान संशोधन पर आधारित रहे हमारे, पहले लेक्चर में तो हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बाद हम प्रमुख संविधान संशोधनों को देख रहे हैं। आज हम जो पिछले हम लोगों ने क्लास में संविधान संशोधन डिस्कस किए थे उसके बाद के संशोधनों को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दरअसल आप जब संशोधन की व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों, तो हमें 100 से ज्यादा संशोधन देखने को मिलते हैं संविधान में। इस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना है कि इतने सारे संशोधन आप कैसे याद करेंगे। तो हम लोग इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को ही चर्चा कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। उसको करंट अफेयर से कोड करते हुए पढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर? तो सारे के सारे संशोधन जो है डिस्कस किए जा रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का जो पहला संशोधन है दोस्तों वो है 73वां संशोधन। 73वें संशोधन का जो अधिनियम है दोस्तों, ये 1992 में हमें देखने को मिलता है। पास हुआ था 1993, इसलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हम इसे 1993 के तौर पर भी कई बार देखते हैं। अब ये जो अधिनियम है जो संशोधन का है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं की गई थी हमारे देश में। जब हम आर्टिकल नंबर 40 देखेंगे संविधान का, तो आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। ये पंचायतों की व्यवस्था जो की गई थी 40 के अंतर्गत, ये नीति निर्देशक तत्वों में था। और नीति निर्देशक तत्व आप लोग जानते हैं कि अवाध योग्य हैं। इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। ये ऐसे तत्व हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब सरकार के पास संसाधन मौजूद होंगे तो इनको व्यवहार में लेकर आ जाएगी, लेकिन जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं है तब तक सरकार अगर इन्हें नहीं लाती है, आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक तरीके से ये सरकार की इच्छाओं पर निर्भर तत्वों के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है ये। क्लियर? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवाध योग्य है और आर्टिकल नंबर 40 में पंचायत की व्यवस्था थी। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित तत्व था, जिसमें स्थानीय शासन को लेकर बात की गई थी। लेकिन चूंकि ये नीतिक तत्व में था, तो हम आजादी के बाद लंबे समय तक देखें तो इस पर कोई काम नहीं किया गया। अगर देखें समय के साथ साथ, तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि हमारे देश में स्थानीय स्तर पर शासन के प्रबंध किए जाने चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र जो रहेगा उसका विस्तार होगा और ये साकार भी हो पाएगा। हम देखते हैं कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार रही, नरसिम्हा राव जी की सरकार जब थी, उस समय संविधान में 73वां संशोधन लेकर आए। ये संशोधन जो है, इसके माध्यम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। ये 11वीं अनुसूची जोड़कर इसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो देश में स्थानीय शासन का जो प्रारंभ में हम यहीं से देखते हैं, और पंचायतों को पर्याप्त अधिकार भी दिए गए। यहाँ हम पंचायतों के अधिकारों को लेकर 29 विषय देखते हैं जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इन्हें प्रदान किए गए, जिस पर ये काम कर सकते थे। और यहाँ आप देखते हैं कि भाग 9 जो है वो भी जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो है वो भारत में इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9वां देखते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि पंचायत में 29 कार्यात्मक मदें, हम सीधे कह सकते हैं कि 29 विषय जो थे वो इनको सौंपे गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से देखें तो 74वां संविधान संशोधन भी देखा जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात करता है। और ये संविधान में भाग 9 का के माध्यम से किया गया। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया और अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई थी। अनुसूची नंबर 12 नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में इंपॉर्टेंट बातें करती है। और यहाँ 18 विषय हैं दोस्तों जो हम बोल सकते हैं नगर पालिकाओं के लिए जोड़े गए हैं। तो अगर ग्राम पंचायतों के विषय को लेकर क्वेश्चन आ जाता है तो 29 विषय, और अगर शहरी स्थानीय व्यवस्था को लेकर आ जाता है तो 18 विषय दिए गए हैं। शहरों के लिए स्थानीय व्यवस्था जो की गई है वो 74वें संशोधन के माध्यम से की गई है।
पंचायतों के लिए 73वें संशोधन के माध्यम से की गई है। 74वें संशोधन में भाग 9 क दिखाई पड़ता है, 73वें संशोधन में भाग 9 दिखाई पड़ता है, और यहां हम लोगों को 74वें संशोधन में 12वीं अनुसूची देखने को मिलती है, जबकि 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची देखने को मिलती है, और दोनों के दोनों नरसिम्हा राव जी की सरकार में लाए गए थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला संशोधन है 84वां संशोधन, जो 2001 में आया था। 2001 में 84वां संशोधन आया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन रहा, क्योंकि हम वर्तमान में देखें तो आपने देखा होगा कि बीजेपी का हाल ही में हम देख रहे हैं घोषणा पत्र जारी हुआ। बीजेपी का जब घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में कहा गया कि हम लोगों ने जो महिला शक्ति के लिए वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए संसद में, विधानसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, उसे लागू करने की बात बोली गई है। मतलब महिला आरक्षण जो है विधानसभा में और संसद में, उसको लागू करेंगे। अब ये कब से लागू होगा? 2029 के चुनाव से लागू होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहली जरूरत होगी आपकी जनगणना। जनगणना के माध्यम से आपको संख्या के आंकड़े मिलेंगे, और उसके आधार पर फिर आर्टिकल 82 का प्रयोग होगा और परिसीमन का काम किया जाएगा, और परिसीमन के बाद ये निश्चित होगा कि इस अधिनियम के माध्यम से जो 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को, उसको लागू किया जाएगा। अब इसके लिए परिसीमन बहुत जरूरी है, और परिसीमन के लिए इंदिरा गांधी जी के समय व्यवस्था की गई थी कि 2001 तक परिसीमन की व्यवस्था नहीं होगी, जो भी होगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। 2001 का जब समय आया तो फिर से संविधान में 84वां संशोधन किया गया, और 25 वर्ष के लिए लगभग 2026 तक विधानसभा की सीटों, लोकसभा की सीटों को मतलब परिसीमन पर रोक लगा दी गई। क्या बोला गया कि जो भी काम होगा वो 2026 में किया जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए कि वर्तमान में 2024 तो चल ही रहा है, 2 साल हम देख लें, ये 2 साल में आप 26 का दौर देखेंगे। इस 26 के दौर में आपको परिसीमन की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब समझना यह है कि सरकार मोदी जी की अगर आती है तो उनके सामने 2 चीजें हैं, एक तो यह कि परिसीमन, दूसरा है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना। अगर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना है तो अपने तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार को, मोदी सरकार को जो सबसे बड़े काम कराने पड़ेंगे, एक तो जनगणना का जो काम कोरोना के कारण रुका हुआ वो पूरा हो, और उस नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को लेकर क्या बदलाव होगा वो चीजें की जाएगी, और वो जब चीजें की जाएंगी उसके आधार पर फिर महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था को दिया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम हमें देखने को मिलेंगे इस तीसरे टर्म में मोदी जी के, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए कि जब भारत की नए संसद भवन को बनाया गया तो वहां पर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में जो सीटों की संख्या है, बैठक व्यवस्था है, उसको बढ़ाया गया है। इसका मतलब हम ये समझकर चलें कि मोदी जी ने जो संसद भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, तभी उन्होंने शायद पहले से सोच रखा था कि मैं तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और तीसरी बार के प्रधानमंत्री जब बनूंगा तो 2026 में मुझे परिसीमन की व्यवस्था को देखना पड़ेगा, और इसमें मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद उनकी संख्या बढ़ेगी, अतः नया संसद भवन में संख्या वृद्धि के साथ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, उस समय दिक्कत ना आए। तो एक प्रकार से ये एक दीर्घकालिक प्लानिंग का हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, जो पिछले कुछ सालों में सरकार ने हमारे देश में किया है दोस्तों। तो ये 84वां संशोधन था, जिसके तहत 2026 तक संसद सदस्यों की वृद्धि या राज्य विधानसभाओं की सीटों की वृद्धि जो है उसको रोका गया था। करंट में ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि 84वां संशोधन जो है ये एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। परिसीमन आयोग को लेकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना चाहिए, बराबर है। यहाँ एक और चीजें देखिए कि 2026 तक सीटों में बदलाव नहीं होगा, मतलब यह है कि 1991 की गणना के आधार पर ये पूरा के पूरा सिस्टम जो है वो अभी सीटों का चल रहा है। नेक्स्ट देखें 86वां संशोधन सन 2002। 86वां संशोधन दोस्तों 2002 में आया। ये अटल जी की सरकार थी दोस्तों, बीजेपी की, एनडीए जो है इसका गठबंधन रहा, और एनडीए के गठबंधन में बीजेपी जो है उसमें अटल जी जो रहे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भारत में
एक व्यवस्थित शासन का प्रारंभ भी मैं कह सकता हूं। कई सारे इंपॉर्टेंट प्लान जिन्होंने भारत के लिए आधारभूत व्यवस्था बनाने का काम किया था, एक प्लेटफॉर्म सेट करने का काम किया था, वो अटल जी के समय हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अटल जी के समय बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था की गई 86वें संशोधन के माध्यम से 2002 में। क्या व्यवस्था की गई कि जो शिक्षा है, खासकर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। पहले प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार नहीं था दोस्तों। जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन देखते हो, इसके माध्यम से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को हम एक तरीके से मौलिक अधिकार के तौर पर देखते हैं। और इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 21 जो है, यहां पर आपको 21A 21 क देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था देनी होगी। तो ये व्यवस्था की गई है। हालांकि जब हम नई शिक्षा नीति देखते हैं, नई शिक्षा नीति देखें 2020 की, तो ये नई शिक्षा नीति क्या करती है दोस्तों, इस 6 वर्ष की अवधि को 4 वर्ष तक ले जाती है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हमें यहाँ 4 वर्ष देखने को मिलता है और अधिकतम ये 18 वर्ष तक भी पहुंच रही है। लेकिन अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये कहा गया है। और इसी के साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में भी व्यवस्था की गई है। यहां पर कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा। और इसी प्रकार से 51 क में भी हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिल रही है। 51 क में मौलिक कर्तव्य है। अब 51 क में जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, बाद में 86वां संशोधन सन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भी जोड़ा गया। और यहाँ कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 6 और 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का जो कर्तव्य है वो माता पिता जो है उनको सौंपा गया है। तो ये शिक्षा को लेकर हमारे देश की व्यवस्था में 86वें संशोधन के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। तो 86वें संविधान संशोधन ने 3 जगह पर हमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक तो 21 का, एक आर्टिकल 45 और एक आर्टिकल 51A में दोस्तों, बराबर है। चलिए इसके बाद हम देखें 87वां संविधान संशोधन 2003 में आता है। इसके माध्यम से क्या व्यवस्था की गई, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। 84वें संशोधन में 2001 में यह व्यवस्था की गई थी, 1991 के आधार पर होगा। लेकिन 87वें संशोधन के माध्यम से कर दिया 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, बराबर है। चलिए इसके बाद देखें 89वां संशोधन 2003। ये संशोधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम संविधान की मूल व्यवस्था में देखें तो हमें वहां आर्टिकल 338 दिखाई पड़ता है। आर्टिकल 338 जो रहा ये एससी के लिए और एसटी के लिए आयोग की बात करता था दोस्तों। 2003 में जब हम देखते हैं 89वां संशोधन आया तो यहां पर कहा गया कि देखिए एससी के लिए और एसटी के लिए अलग अलग आयोग बनाना चाहिए। तो आर्टिकल 338 जो है वो एससी का हो गया और 338A जो है वो एसटी के लिए हो गया। तो पहले ये संयुक्त आयोग हमें देखने को मिलते थे, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से 2004 में पहली बार हम देखते हैं कि एससी के लिए और एसटी के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई है दोस्तों। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, बराबर। चलिए अगला संशोधन है 91वां संशोधन, ये भी 2003 में आया था। 91वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये मंत्री परिषद के आकार को निश्चित करने की बात करता है। एक्चुअल में हमारे देश में हमको क्या देखने को मिला कि राजनीति जो है, ये राजनीति जो है वो बहुत हद तक पदों से प्रभावित थी। ये पदों से राजनीति का प्रभावित होने का मतलब ये था कि आयाराम गयाराम की राजनीति देखने को मिल रही थी। जनरली क्या हो रहा है कि किसी एक पार्टी के व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में न जाएं या इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, इसके लिए दल बदल व्यवस्था की गई संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर।
ठीक है, अब ये संशोधन तो किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये समस्या बनी रही। तो मंत्री पद की जो लालच है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को गड़बड़ कर रही थी। तो यहां पर अटल जी ने सोचा कि इस व्यवस्था को भी स्थायित्व दिया जाए, इसीलिए क्या किया गया कि मंत्री की जो संख्या होती है उसको निश्चित कर दिया गया। कैसे निश्चित कहा गया कि देखिए, मंत्री अधिकतम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% हो सकते हैं, 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। इसी प्रकार का प्रावधान राज्य के विधानसभाओं में है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही आप मंत्री के तौर पर ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी व्यवस्था रही, मंत्रियों की संख्या निश्चित कर मनमाने तरीके से लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 164A में है कि यहां पर न्यूनतम 12 से कम नहीं होंगे मंत्री, और 15% राज्य की विधानसभा से बोल सकते हैं कि सदस्य संख्या के मंत्री हो सकते हैं। 12 न्यूनतम संख्या है, ये याद रखिएगा, और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये व्यवस्था की गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में दिखाई पड़ता है। ये 92वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है, इसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं दी गई हैं दोस्तों। ये 22 भाषाएं प्रारंभ में क्या थी? 14 थी। उसके बाद एक सिंधी जोड़ ली गई तो 15 हो गई। उसके बाद फिर और 3 भाषाएं जोड़ ली, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18 भाषाएं हो चुकी थी। लेकिन 92वां संशोधन के माध्यम से 2003 में फिर से भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जब जोड़ी गई तो ये 12 भाषाओं का जो कुनबा ये तैयार हो गया। हमारे संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ये हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। किसके माध्यम से? तो वो हमें 92वें संशोधन के माध्यम से दिखाई पड़ता है। तो अभी अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 22 में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। क्लियर? और नई भाषाएं कितनी जोड़ी गई हैं? तो याद रख लीजिएगा कि लगभग 8 भाषाएं नई जोड़ी गई हैं, जिनके लिए समय समय पर संशोधन किए गए हैं, और संशोधन आप लोगों को याद होंगे, मैंने यहां पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 93वां संशोधन। ये 93rd संशोधन जो ये 2005 में आता है, ये कहीं ना कहीं शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो SC के हैं, जो ST के सदस्य हैं, इनके आरक्षण की जो व्यवस्था भारत की व्यवस्था में की गई थी, उसको लेकर प्रावधान किया गया है। तो यहां ये भी याद रखिएगा कि इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान वाकी को लेकर यहां पर व्यवस्था की गई। इसके बाद 97वां संशोधन देखते हैं। 97वां संशोधन जो है वो सहकारी समितियों को लेकर है। ये सहकारी समितियों को लेकर 97वां संशोधन 2011 में किया गया था। इन्हें संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान करने की बात की गई। आर्टिकल नंबर 19 में जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, वो इसको एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 43 ख के माध्यम से, आर्टिकल 43 ख नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई। और सहकारी समितियों के नाम से हमें यहां पर एक नया भाग देखने को मिल रहा है, 9 जिसमें 243 य ज से लेकर 243 य न तक के प्रावधान देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में अगर हम मोदी जी के समय की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय अलग से बना दिया गया है। अमित शाह जी को इसका मिनिस्टर भी बनाया है दोस्तों। 99वां संशोधन 2014 में आया। जब नरेंद्र मोदी जी व्यवस्था में आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 99वां संविधान संशोधन लेकर आए, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात NJAC की व्यवस्था की थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस कमीशन के अंतर्गत जो कोलेजियम व्यवस्था है उसको रिप्लेस करने की व्यवस्था की गई। कोलेजियम व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर व्यवस्था रही। इनके द्वारा सुझाए गए नामों को ही सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता था। और ऐसे में मोदी जी ने NJAC की जब व्यवस्था की गई तो इसमें कहा गया कि इस पूरी व्यवस्था में कानून मंत्री को भी स्थान दिया जाना चाहिए। अब समस्या ये है कि न्याय की पूरी प्रणाली रही न्यायपालिका की, और कानून मंत्री होता है कार्यपालिका का।
तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में है। इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको असंवैधानिक या रद्द घोषित कर दिया है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो एनजेक का जो संविधान संशोधन है वो 99वां संविधान संशोधन 2014 में मोदी जी लेकर आए थे। वैसे ही 100वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिलता है, ये 2015 में हुआ। लगातार हमारे देश में बांग्लादेश के साथ एक व्यवस्था जो थी वो हमें देखने को मिल रही थी। एक्चुअल में ये था कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा संबंधी समस्या थी उसका परिणाम था कि बहुत सारे आतंकवादी व्यवस्था के लोग जो थे वो भारत में प्रवेश कर जाते थे। और आज नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोगों को व्यवस्था खराब देखने को मिली, खासकर मणिपुर में, उसका कारण कहीं ना कहीं बहुत हद तक यही था। बांग्लादेश के रास्ते से आतंकवादी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो भारत में अवैध रूप से घुस जाते थे और नॉर्थ ईस्ट के माहौल को बिगाड़ने का काम करते थे। मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2015 में 100वां संविधान संशोधन लेकर आए और उसके माध्यम से बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता जो है उसको अंतिम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं स्थिति में पहुंचाया। और ये समझौता 1974 में इंदिरा जी के समय हुआ। 2011 में इसको लेकर बात की गई जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अंतिम हल नहीं निकाला जा सका। मोदी जी ने इसको लेकर संशोधन करके ये सीमा निर्धारित कर दी थी। दोस्तों तो 100वां संशोधन बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते को लेकर था। ठीक है, इसके बाद 101वां संशोधन देखें, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के लिए 2016 में 101वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिला है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था एक देश एक संविधान एक निशान एक चुनाव वाली व्यवस्था के अंतर्गत ही मानी गई है। उसमें एक टैक्स का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट 102वां संशोधन, ये 2018 में लेकर आए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था यहां पर की गई। इसके लिए अगर हम देखें 1953 में काका कालेलकर के समय पहला प्रयास किया गया, काका कालेलकर आयोग के तौर पर। यहां लंबा हम लोगों को प्रयास देखने को मिला। 1979 में जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने। यहां हम लोगों को मंडल कमीशन देखने को मिला। इन सभी की सिफारिश के आधार पर हमारे देश में ओबीसी के लिए लगभग 27% आरक्षण देने की व्यवस्था को देखा गया था और नरसिम्हा राव जी के समय तक इस प्रावधानों के तहत ये चीज हमको देखने को मिली। परंतु 1993 में अगर हम देखें तो इनके लिए एक अधिनियम भी लेकर आए थे, एक्ट लेकर आए थे ओबीसी के लिए 1993 में। इसके तहत हमारे यहाँ सिस्टम चलता रहा। तो प्रारंभिक 3 हम ये इंपॉर्टेंट पहल देखते हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक व्यवस्था की तरह देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 340 जो है दोस्तों, वो ओबीसी वर्ग जो है उनकी स्थिति को देखने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए, उसके निवारण करने को, सुझाव देने को लेकर व्यवस्था करने की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो सारे काम किए गए 1953 में, वो काका कालेलकर वाला आयोग हो ओबीसी के लिए, या बीपी मंडल कमीशन हो जो बनाया गया मोरारजी देसाई के समय, ठीक है, या फिर ये अधिनियम हो, ये सारे के सारे काम इस आर्टिकल के तहत किए गए थे। परंतु जब हम देखते हैं मोदी जी के समय की व्यवस्था को, तो हमें यहाँ 2017 में सिफारिशों को लेकर ओबीसी के लिए कमीशन देखने को मिलता है जिसका नाम है रोहिणी। भारत की पिछले हम बोल सकते हैं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद 2017 में ही हम देखते हैं कि 123वां संविधान संशोधन जो विधेयक है ये लेकर गए संसद में, इसको पास किया, जो हमें यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तौर पर 2018 में दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि जो ओबीसी के लिए बोल सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए ये कमीशन बनाकर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संशोधन के माध्यम से? 102वें संशोधन के माध्यम से 2018 में। यहां पर जो 1993 का जो अधिनियम था उसको भी क्या कर दिया गया, इसके माध्यम से रद्द कर दिया गया। और ये पूरी तरीके से नई व्यवस्था हम लोगों को दिखाई पड़ती है कब से? 2018 से। किसके तौर पर? NCBC
कमीशन के तौर पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ओबीसी का जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। 103वां संशोधन 2019 में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 और 5 में हम लोगों को यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4, 5 में उल्लेखित वर्गों के अलावा लोग जो हैं उनको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये 10% आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिली थी। इसके बाद भारतीय संविधान का संशोधन 104 देखने को मिलता 2020 में, जिसमें कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की जो समय सीमा रही है उसको 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर एससी एसटी के आरक्षण को यहाँ से बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है कि हमारे यहाँ ना तो विधानसभाओं में ना लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें आरक्षित होती थी वो नहीं रहेंगी। तो ये सारे के सारे प्रावधान हमें 104वें संशोधन के माध्यम से देखने को मिलता है। और 104वें संशोधन के माध्यम से न केवल एससी एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया, बल्कि यहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित पद थे वो भी खत्म कर दिए गए। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2021 में हम लोगों को देखने को मिला। इस अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की जो शक्ति है उसको पुनः बहाल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर अगला संशोधन है 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो 2023 के अंतिम समय में लेकर आई थी सरकार। यहां पर महिला आरक्षण विधेयक जो है इसको पास करवाया गया। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि महिलाओं को संसद में प्लस विधानसभाओं में राज्य की 33% आरक्षण दिया जाएगा और ये आरक्षण जो होगा वो 2029 के चुनावों से लागू करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये हमारे संविधान में अभी तक के 106 संशोधन जो है दोस्तों वो हम लोगों ने देखे। ये सभी इंपॉर्टेंट संशोधन है जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।